नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इराक ईरान वॉर के बारे में, जो 1980 से लेके 1988 तक चला। जब ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ही 1980 में दोनों देशों के बीच में, इराक और ईरान के बीच में एक लंबा वॉर चला। इस वॉर में अगर हम बात करें तो ईरान के लाखों की तादाद में सैनिक मारे गए थे, जिसमें इराक के द्वारा, सद्दाम हुसैन के द्वारा केमिकल वेपन का भी यूज किया गया था। तो इस युद्ध के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, और युद्ध कैसे हुआ था, वॉर में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी किस कंट्री ने, क्या थी पूरी कहानी वॉर की, वो हम जानेंगे। इस कहानी को बताने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उदय सिंह जी। आप कुवैत निवासी हैं, प्रेजेंट कुवैत में रहते हैं, बेसिकली महाराष्ट्र से हैं, और कई वीडियो में आप इनको देख भी चुके हैं, और काफी ज्यादा जानकारी आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रखते हैं। तो उदय जी, आपका बहुत स्वागत निपुण भारत चैनल में। मैं आपसे धन्यवाद सर। जी, स्वागत आपका। उदय जी, इस वॉर के बारे में जो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर रहा, क्योंकि माना जाता है कि दोनों ही सिया मेजोरिटी वाले कंट्री, ईरान भी सिया मेजोरिटी का कंट्री और इराक भी सिया मेजोरिटी की कंट्री। और जब बात होती है मिडिल ईस्ट की, इस पूरे गल्फ रीजन की, तो यहाँ पर सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। लेकिन सिया सिया आपस में लड़ जाए कि एक सिया मुल्क, सिया मेजोरिटी वाला कंट्री मुल्क, और दूसरा भी सिया मेजोरिटी वाला मुल्क, और दोनों आपस में लड़ जाए, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। तो ये जो पूरी वॉर की कहानी है, थोड़ा आप हमें बताइए। ओके, तो सर शुरुआत आपने बहुत ही अच्छी की कि मतलब दोनों कंट्रीज सिया बहुल देश है, दोनों भी देश, तो फिर इनमें वॉर क्यों हुआ। तो आप गल्फ रीजन में अगर एक देखेंगे ना सर, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि जो देश जो कम्युनिटी बहुल रहता है, उसमें जो शासक रहता है वो अपोजिट कम्युनिटी का रहता है हमेशा। हाँ, तो सद्दाम अभी आप हुसैन सुन्नी। देखेंगे कि हाँ, सद्दाम हुसैन सुन्नी मुस्लिम है, और वो पूरा मेजोरिटी कंट्री वहां पे सिया है। जी ठीक है, सिया लोग ज्यादा है, लेकिन उनका शासक जो है वो सुन्नी है। जी तो कंट्री तो सिया की, लेकिन शासन सुन्नी का रहा वहां पे, बहुत सालों तक रहा ऐसा। ठीक जी है। तो 2003 के बाद वो परिस्थिति बदली, वहां पे फिर सिया शासक आया, सुन्नी शासक आया, सॉरी सिया शासक आया, सुन्नी शासक जाके। तो जी बहुत साल तक, मतलब लगभग मुझे लगता है 25-30 साल तक वहां पे सुन्नी शासक का ही राज रहा। जी वैसे अभी ये जो आप मैप अभी देख रहे हैं, उसमें उसमें आपको इराक की भौगोलिक स्थिति पता चल जाती है। इराक, कुवैत जहां पे मैं रहता हूं अभी, और बहुत बड़ा हिस्सा जो गल्फ का आप देख रहे हैं वो सऊदी का हिस्सा है। और फिर यहाँ पे लेबनान, सीरिया आते हैं उसके बॉर्डर शेयर करने के लिए इराक के साथ, और एक बहुत बड़ी बॉर्डर ईरान शेयर करता है इराक के साथ। जी लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप इराक का अगर देखेंगे, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा लैंडलॉक कंट्री जैसा दिख रहा है आपको, जी कि बिल्कुल। उसको समुद्र में जाने या आने के लिए एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जहां पे आपने अभी एरो लाया है, वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। जी तो वहां पे नेचुरल वो कोई पोर्ट या उसको ऐसा नहीं मिला कि वो अपना ऑयल का सप्लाई जो है बाकी कंट्रीज को जो जैसे करता है वो इजीली कर सके। तो जी उसने क्या किया है यहाँ पे, अभी जो उसका अल बकर सिटी है, वहां से उसने एक बड़ी पाइपलाइन डाल के समुद्र के अंदर, वहां पे जो है बड़ी बड़ी सुपर बोट जो होती है, या सुपर जहाज जो रहते हैं, जो ऑयल दोहन करने के लिए यूज करते हैं, वहां से वो एक्सपोर्ट करता था ऑयल। तो ये स्थिति थी वहां पे। ठीक है। अभी मैं क्या कहना चाहता हूं कि इराक जो कंट्री है या जी ईरान जो कंट्री है, इनमें लड़ाई का मेन कारण क्या रहा। तो ईरान का रेवोल्यूशन इसका मेन कारण रहा, आप अगर देखना चाहे तो। अगर आप अगली इमेज ले ले तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं सर। जी हाँ, तो अभी ये देख रहे हैं ना आप कि जो उसकी भौगोलिक स्थिति आप इराक की अभी देख रहे हैं, जिसमें मोसुल जो आईएसआईएस के लिए बहुत फेमस था, अभी लास्ट टाइम उधर बहुत बड़ा वॉर हुआ, कुर्द लड़ाकों ने वहां पे आईएसआईएस को हराने का बहुत अच्छा काम किया है। और किरकुक करके एक अच्छी बड़ी सिटी है वहां की, और बगदाद है, और फिर आता है आपका बसरा करके। यहां से उनकी जो ऑयल पाइपलाइन है, या फिर जो गैस जो जाता है उनका, वहां से समंदर के रास्ते तक पहुंचता है।
ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी वहां की उनकी सपोर्ट लाइन है। और यहाँ पे क्या है सर, ये जो दो नदियां आप देख रहे हैं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, ओके, तो जी ये दो नदियां जो है जहां पे एंड होती है वो बॉर्डर का काम करता है ईरान और इराक के बीच में, ठीक है। जी क्योंकि आप देखेंगे कि गल्फ की पूरी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पे कोई नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है, लाइक इंडिया। इंडिया में अभी हिमालय की जो पर्वत लाइन है वो एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है दो कंट्रीज के बीच में, जी जी अपने नेबर्स के और अपने बीच में। तो जी ऐसी कोई नेचुरल बॉर्डर्स गल्फ में आपको नहीं मिलेंगी, वो जी ऐसी बॉर्डर्स रहेंगी जो मैन मेड है, जी मतलब जहां तक उन्होंने युद्ध करके जीता वहां पे बॉर्डर बना दी। तो यहाँ पे एक ने ऐसी बॉर्डर थी जो नदियों के थ्रू बनी हुई है, और नदियों का जो जहां पे समुद्र में जाके मिलती है वही उनका बॉर्डर बन जाता है सर, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या था कि इराक का शासक जो था जी उसकी मतलब सद्दाम हुसैन जी जिनका नाम था, उसकी बहुत पैनी नजर थी इराक के बॉर्डर के एरिया में, ताकि उसको था कि अगर मैं ईरान का बॉर्डर एरिया कब्जे में ले लूं अपने, जी तो मुझे समुद्र की बहुत बड़ी सीमा मिल जाएगी जहां से मैं व्यापार कर सकूंगा और मेरा ऑयल एक्सपोर्ट कर सकूंगा, क्योंकि फिलहाल उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी बहुत बड़ी। और जो ऑयल टैंकर्स है, सुपर ऑयल टैंकर जो है वो अंदर नदी में नहीं जा सकते क्योंकि इनकी साइज और उनका वेट ज्यादा रहता है, तो उनको समुद्र में वेट करना पड़ता था। तो इसके लिए वो ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने में नाकामयाब रहता था हमेशा। जी तो अभी उसी टाइम क्या हुआ सर, ये वॉर चला जैसे कि आपने बताया 1980 से लेके 1988 तक, जी 88 तक, मतलब लगभग 8 साल का वॉर था सर ये। तो जी इतना लंबा वॉर क्यों चला और इसमें कैसे क्या कहानी हुई वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। जी तो जैसे कि आपको पता है कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, जो जो वहां के शासक थे शाह करके, वो चले गया, उनके जगह जो खोमेनी वहां के सुप्रीम लीडर है, उनका तख्तोताज वहां शासन वहां पे ये हुआ, पैदा हुआ। तो उनकी उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था उस टाइम में कि ये जो इराक है वहां का जो शासक है वो सुन्नी है, और वो देश जो है सिया बहुल है। तो जी सिया बहुल देश में कभी भी सुन्नी शासक नहीं होना चाहिए। और जी जहां तक की बात बात आती है सद्दाम हुसैन की, वो बहुत ही बुरा शासक है, ऐसा उन्होंने एक सेंटेंस बोला था। और वहां पे भी ऐसा रिवॉल्यूशन कराने की कोशिश की, जी भाषण देके या फिर उस तरीके से बोल के। तो ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी इसको, सद्दाम हुसैन को। जी और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसकी पैनी नजर थी उस इलाके पे बॉर्डर के जो वो कब्जाना चाहता था, तो उसको वो रीजन ही मिल गया, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ा स्पार्क क्या हुआ कि जो उनके उपराष्ट्रपति थे, जी ठीक है, जो इराक के, जी उनके ऊपर असासिनेशन हुआ ऐसा एलिगेशन लगाया गया उसी टाइम में, और ये असासिनेशन किया गया ईरान के थ्रू। जी ये एलिगेशन के बेस के ऊपर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया इराक ने उनके साथ, जी ईरान के साथ, ओके। अब बात आती है कि ये दोनों कंट्री के युद्ध युद्ध तो होने होने वाले हैं। अब ईरान इसमें क्या रोल अदा करेगा, क्योंकि ईरान की फौज जो थी, उनके पास मेन उनका प्लस पॉइंट था कि उनके पास ह्यूमन पावर बहुत थी, मतलब युद्ध में जाने के लिए बहुत आदमी थे उनके पास, बट वो ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे, ठीक है। और खोमेनी जी ने अभी अभी सत्ता संभाली थी, तो उनको उनके हाथ में पूरा वो जो मिलिट्री का पूरा जो ये था, होल्ड था, वो अभी तक मजबूती से नहीं आया हुआ था। और उसी टाइम में अचानक से इराक का हमला होना, ये बहुत ही मतलब उनके लिए सरप्राइजिंग सिचुएशन थी, हम्म, ठीक है। तो अभी जो ओटोमन एम्पायर के फेल्योर के बाद, ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि यूके और फ्रांस ने आके वहां पे बहुत सारे एरियाज अपने कब्जे में ले लिए थे, क्योंकि वो ऑयल फील्ड एरिया, रिच ऑयल फील्ड एरियाज थे। तो उसके बाद जब उन्होंने अपना जाने के टाइम एक शासन राजा को देना चाहा किसी, तो पपेट राजा बिठाए वहां पे। तो उसी में से एक वो सुन्नी बहुल राजा था, सुन्नी इस्लाम का राजा था। और उसके बाद उसके नीचे काम करते थे ये सद्दाम हुसैन। और उनके जाने के मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो नॉर्मली यही सत्ता संभाले रहते थे। तो उनके जाने के बाद उसने वो सत्ता कब्जाई हुई थी। और उसका क्या था सर कि सद्दाम हुसैन अपने कोई भी लीडर के बारे में अगर कुछ भी पता चला कि ये बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है या फिर इससे कुछ खतरा है मुझे, तो उसको तुरंत रातों रात गायब करा देता था और उसको मार डालता था।
तो इसके लिए वहां उसके पास जो जनरल्स थे वो बस हुक्म बजाने वाले जनरल्स थे सर, अपना दिमाग चलाने वाले जनरल्स नहीं थे। इसके लिए उसकी मिलिट्री उसने बहुत पावरफुल नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी उसकी मिलिट्री चौथी पावरफुल मिलिट्री थी वर्ल्ड में उस टाइम में। ओके, ये 7 से 8 लाख सैनिक उसमें थे उसके, और 4550 के ऊपर टैंक्स वगैरह ऐसी उसकी मतलब ये थी उसकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ थी सर। तो अभी अभी क्या हुआ, जब उन्होंने अटैक करना चाहा तो सब फोर्सेस उसने अपने बॉर्डर पे लगा दी। अभी आप वो इमेज दिखाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा सर एक बार। आगे की इमेज लीजिए सर। हाँ, अभी ये, अभी क्या, पहली इमेज लीजिए सर, फिर वॉर का सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो आगे की इमेज आएगी। हाँ, तो अभी क्या था, उसका मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट था वो था बसरा, अल बसरा। ओके, वहां से वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ मिलिट्री ऑपरेट करता था। तो अभी उसने क्या किया, उसको जो खुरमशहर और अबादान करके दो एरिया जो ये मार्क किए हुए यहाँ पे, तो वो दो मेजर सिटीज उसको कब्जानी थी, ठीक है, ताकि वो समुद्र का इलाका अपने कब्जे में ले सके वहां से, और वहां से बिजनेस कर सके। तो उसने क्या किया, अपनी पूरी फोर्सेस वही उस बॉर्डर पे लगा दी पहले। अभी अगली इमेज में आपको पता चलेगा कि उसने किस तरीके से वहां पे वॉर छेड़ा था। हाँ, तो अभी जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है वो इराक ने 1980 से 82 तक जो एरिया कॉन्कर किया, वो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद जब रिटालिएट हुआ, रिटालिएशन किया ईरान ने, तो उन्होंने वो ग्रे शेड में जो एरिया दिख रहा है वो कॉन्कर किया हुआ 1985 से 88 तक आपको दिख रहा होगा अभी। तो अभी हुआ क्या कि उन्होंने इराकी सोल्जर्स ने एक सरप्राइज अटैक प्लान किया, और उस तरीके से फुल फोर्स से उन्होंने मेजर सिटीज उनकी कब्जाना चालू की, और जो मेजर 2 सिटीज बोली मैंने उस पे उन्होंने पहले हमला किया, और उनके कब्जे में वो सिटीज आ भी गई। अब इसमें उनको तकरीबन 2 साल लगे। क्यों बताता हूं, अभी ईरान की तरफ से जो रिटालिएशन हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन चेन हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत बढ़िया हथियार नहीं थे या फिर बहुत बढ़िया मिलिट्री नहीं थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब आप अटैक करने जाओगे तो 200-400 ऐसी तादाद में जाओ, क्योंकि देखिए किसी कंट्री पे अगर वॉर सिचुएशन थोपी जाती है ना, तो उस कंट्री में वॉलंटियर बहुत पैदा हो जाते हैं। कि जब खोमेनी जी ने कहा कि आप वॉर के लिए कोई रेडी है तो मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो वहां पे बढ़ चढ़ के वॉलंटियर्स आए। तो उनके पास ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत था, और इस तरीके से अनट्रेंड सोल्जर्स की तादाद बहुत थी, लेकिन उनके पास अच्छे खासे मैकेनिज्म या अच्छी खासी मिलिट्री पावर नहीं थी, मतलब गोलियां या फिर उनके पास अच्छी एयरफोर्स नहीं थी, जो कि ऑलरेडी इराक के पास थी। तो उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन चेन बना के अटैक करना चालू किया, और जो कि काफी हद तक कारीगर भी हुआ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 82 तक 1880 से 82 तक इराक के सोल्जर्स बहुत हावी थे ईरान पे, और बहुत अच्छा खासा एरिया उन्होंने कब्जा भी लिया था। लेकिन उसके बाद से जब ये स्ट्रेटेजी उन्होंने ईरान ने अपनानी चालू की, तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट उनको दिखा कि उनका जितना एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया था ना, उतना वापस उन्होंने रीगेन कर लिया। ओके, हाँ, तो इराक के सोल्जर्स पीछे हटने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, ट्रेंच खोद के उसमें सोल्जर्स को रखना और वहां से वॉरफेयर खेलना, तो उस टाइप की ट्रेंच की स्ट्रेटेजी उन्होंने अपना ली। वहां पे बहुत गहरे गहरे ट्रेंचेस खोद के वहां पे उन्होंने ये करना चालू किया, अपने सोल्जर्स डिप्लॉय करना चालू किए। अब इसमें क्या हो गया सर कि ईरान का पलड़ा थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन खोमेनी जी का कॉन्फिडेंस तब तक इतना बढ़ गया था कि मतलब वो चाह रहे थे कि अब हम बगदाद तक चले जाए, ये एरिया कैप्चर करते करते बगदाद तक चले जाए। उनकी मंशा बढ़ गई, ये नहीं कि उनका जितना एरिया गया था उतना कैप्चर वो वापस आ गया तो युद्ध विराम दिया जाए। लेकिन आपको किसी को मालूम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो सद्दाम हुसैन थे, जितना एरिया उन्होंने कब्जाया था उतना वापस लेने के बाद उन्होंने वॉर स्टॉप करने के लिए एक लेटर भेजा था उनको, खोमेनी जी को, कि आपका एरिया आपके कब्जे में आ गया, हमारे भी सोल्जर्स बहुत मर्टायर हुए हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे युद्ध स्टॉप कीजिए। लेकिन उस टाइम में खोमेनी जी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि वो सोच रहे थे कि मैं अब इराक का एरिया कब्जा लूंगा जी। तो अभी ये सिचुएशन दिख रही थी
सद्दाम हुसैन को सामने। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया, अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करना चालू किया। तो अपने एयर पावर से बहुत बढ़िया तरीके से उसने बम्बार्डिंग चालू कर दी मेजर सिटीज पे ईरान के, और उनकी सिटीज तबाह नेस्तनाबूद कर दी सर। बहुत सारे सिविलियंस उसमें मारे गए। तो उसे लगा था कि ये करने के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाएगा और वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन हुआ वो बिल्कुल इसका उल्टा। वहां के जो सिविलियंस थे अपने सरकार के साथ में बहुत डट के खड़े हो गए, क्योंकि वहां पे उसने सिविलियंस बहुत मारे उस बॉम्ब्स पे। तो और ज्यादा उनको वॉलंटियर्स मिलने लगे। तो इसमें गुस्सा करके सद्दाम हुसैन ने क्या किया, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज करना चालू किया, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और उसमें उसने बहुत सारी जगह केमिकल वेपन्स यूज किए, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए, और पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर दिया। अब इसके बदले में ईरान क्या कर सकता था, ईरान के पास तो कोई एयर पावर था नहीं उस टाइम में। तो उसने अपना तुर्क का पत्ता चल दिया। उसकी जो खाड़, वो ईरान की अगर जियोलॉजिकल सिचुएशन आपको पता है तो आपको मालूम होगा कि उसके पास एक बहुत ही नैरो एरिया है, जहां से सब नावे, हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। तो जहां से पूरी गल्फ की जो जितनी ऑयल एक्सपोर्ट होती है वहीं से होती है। किसी भी नाव को अगर ऑयल लेके जाना है या फिर गल्फ से बाहर जाना है वाटर वे के थ्रू, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज द ओनली वे। ओके, तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से जी। और जितनी बोट्स आपको इराक की दिखती है वहां पे, वो पर्शियन गल्फ में डुबानी चालू कर दी। ओके, हाँ, ये जो टैंकर्स के जो पिक्चर्स थे, तो उस टाइम की पिक्चर्स है, उन्होंने पूरी तरीके से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास जैसे ही कोई इराकी टैंकर आता है उसको डुबाना चालू कर दिया जी। तो पूरी ऑयल की मतलब ऑयल पूरा वहां पे स्पिल हो गया पूरे समुद्र में। और एक मतलब ये प्रॉब्लम हो गया कि कोई अंदर नहीं जा पा रहा था, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था उस सिचुएशन में जी। तो अब क्या हो गया, जो एक्सपोर्ट जो गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज को कर रही थी ऑयल का, वो लाइन टूट गई वहां से। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका और यूएसएसआर उस टाइम में एक मेजर रोल प्ले करते थे। अब इस सिचुएशन में उनका रोल क्या था, पहले ये जान लेते सर। तो यूएसए और यूएसएसआर, पहली बार ऐसा था कि उन दोनों का भी सपोर्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोले इराक को था। इसके दो रीजन है, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, वो बिल्कुल पसंद नहीं था यूएसए को, और इसके खिलाफ एक्शन करके उन्होंने इराक का साथ दिया। तो इराक उस तरफ कॉन्फिडेंट हो गया था कि अभी यूएसए तो इस बीच में नहीं आएगा, इस झगड़े के बीच में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यूएसएसआर, अब यूएसएसआर इराक के पाले में क्यों चला गया, उसका एक ये पॉइंट था कि ईरान ने क्या किया था सर, जो उनकी यूएसएसआर के थ्रू जो रन होने वाली संस्थाएं वहां पे थी, कम्युनिस्ट संस्थाएं, उनको बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था वहां पे। तो इस वजह से कम्युनिस्ट संस्थाओं को ब्लॉक करने की वजह से यूएसएसआर उनसे खफा था। तो यूएसएसआर ने भी ईरान का साथ नहीं दिया। ओके, अब पूरी गल्फ कंट्रीज जो थी, ज्यादातर सऊदी को उस टाइम में सपोर्ट करती थी। तो सऊदी ने किया इराक को सपोर्ट, कुवैत ने भी किया इराक को सपोर्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे सुन्नी ये था, शासक था, इसके लिए सऊदी का सपोर्ट उसको फुल था। और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज तो आपको पता है कि सऊदी के ही रास्ते पे चलती है, वो सऊदी से अलग सोचती नहीं है। तो उस टाइम में कुवैत ने बहुत बड़ी अमाउंट में उनको डेट देना चालू किया था, कर्जा देना चालू किया था, पैसा लड़ने के लिए। ओके, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया सर, ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया जी। पूरे विश्व पटल पे उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहा जी। और सब लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे इराक को जी। लेकिन जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही ब्लॉक हो गया, तो सबकी जो लाइफलाइन थी वही टूट गई ना सर, किसी को भी ऑयल मिलना बंद हो गया जी। तो इस टाइम में यूएस ने बीच में कूदना चाहा जी। उन्होंने क्या किया, अब यूएस, यूके, फ्रांस ने अपनी अपनी जंगी बेड़े वहां पे भेजे और अपने जहाजों को प्रोटेक्ट करना चाहा जी। जो उनके लिए जा रहे थे जी। उन्होंने ईरान से कहा कि भले ही आप इराक के जहाज डुबा दो, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जहाज तेल लेके हमारे देश को एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप उनको नहीं डुबाएंगे, और उसकी सेफ्टी के लिए हम अपने जंगी बेड़े भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी मिस्टेकनली क्या होता था, कभी कभी इराक का जहाज डुबाने के चक्कर में बम्बार्डिंग होती थी और
कभी कभी यूएस का या फिर यूके का जहाज में भी वो बॉम्ब्स लगते थे, प्रॉब्लम होता था। हाँ, तो वो भी लपेटे में आ जा रहे थे। तो अभी यूएस को क्या था कि ये वॉर रुकना चाहिए, नहीं तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करके ही मानेंगे ये लोग, क्योंकि वहां से ऑयल एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको। और ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, तो वो ब्लॉकेड करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो गया, फिर यूएसए ने एक चाल चली सर। चाल नहीं बोल सकते उसको, एक्चुअली वो रियलिटी थी कि सद्दाम हुसैन ने जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थे। तो उन्होंने एक केस दायर किया यूएन में कि ये जो कर रहा है सद्दाम हुसैन वो बहुत ही गलत कर रहा है। ओके, तो जब यूएन में ये मुद्दा उठा तो यूएन ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से उनको बोला कि ये युद्ध यहीं पे ब्लॉक कर दो, रोक दो तुम। तो अभी इराक और ईरान को यही चाहिए था कि कोई मध्यस्थता करे इसमें, तभी ये युद्ध रुकने वाला था। क्योंकि ईरान की मंशा तो ये बन गई थी कि मैं इराक पे कब्जा कर लूंगा, और इराक को लगता था मैं ईरान पे कब्जा कर लूंगा। तो इस तरीके से टोटल उन्होंने यूएन ने बीच बचाव करके वो वॉर को शांत करने की कोशिश की, और जो सक्सेसफुल रही। और उसके बाद आप जान के हैरान रहेंगे कि ये वॉर जब खत्म हुआ, उनके करारनामे पे साइन हुआ कि मतलब स्टेटस को लगाया गया कि जहां पे पहले युद्ध के पहले जो स्थिति थी, जैसे कि वो दोनों नदियां जहां पे क्रॉस होती है, उसके इस पार ईरान की बॉर्डर और इस पार इराक की बॉर्डर, वही स्टेटस को रखा गया, और उस पे वो करार पे साइन हो गया दोनों का भी, और वहीं पे वॉर खत्म हो गया। लेकिन वो वॉर के खत्म होने के बाद की जो परिस्थिति थी सर, वो बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि लगभग 5 से 10 लाख इराकी सोल्जर्स उसमें मारे गए थे, इराक और ईरान के मिला के। हाँ, 10 लाख लोग ईरान के मारे गए। हाँ, 10 लाख उतने ही, मतलब उतनी क्वांटिटी में सिविलियंस भी मारे गए थे। और तकरीबन $90 बिलियन का नुकसान अकेले इराक को हुआ था। ओके, तो इतना बड़ा नुकसान इस वॉर में इराक ने झेला है सर। तो कुल मिला के इस वॉर में जो इराक चाहता था, जो 2 बड़ी सिटीज को कब्जाना, वो इसका एम तो कुछ हासिल हुआ नहीं। और उसके बाद जो ईरान की मंशा बनी कि मैं इराक पे कब्जा कर लूंगा, तो उसकी मंशा भी सफल नहीं हुई। तो मतलब इस वॉर का आउटपुट कुछ भी नहीं रहा, लेकिन डिस्ट्रक्शन इतना हुआ ना सर कि उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिकली। तो ये टोटल सिनारियो था ये इराक ईरान वॉर का। और उसके बाद और भी 2 वॉर हुए सर, जो कुवैत इन्वेजन किया था इराक ने वो, और उसके बाद 2003 में जो अमेरिका ने बायोलॉजिकल वेपन रखने के इसमें एलिगेशन में और केमिकल वेपन रखने के एलिगेशन में इराक पे हमला किया था वो। तो वो हम अगले 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे सर। धन्यवाद उदय जी, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। और दोस्तों देखिए, इराक ईरान वॉर में देखा जाए तो कोई भी विनर नहीं रहा, बल्कि दोनों ही देशों ने काफी ज्यादा नुकसान को उठाया और एक लंबे समय तक वॉर लड़ते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि कभी भी इराक ईरान, अभी तक भी आप देखें, दोनों ही देश अभी तक भी संभले नहीं है। तो कहा भी जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि युद्ध कभी भी आर्थिक संबंधों के लिए या आर्थिक हमारी जो स्थिति होती है उसके लिए बेटर नहीं होता। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में सामने है। धन्यवाद जी, आपने बड़ा समय दिया। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वॉर पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।